हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले बड़े बेहतरीन टॉपिक को लेके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को लेके। भाई देखो, पहले दिन हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, हमने टॉपिक की बात करी, आज क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। तो चलिए आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। जो बच्चे पहले दिन चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, आपके टॉपिक के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। मेक इट फास्ट गाइस, जल्दी से करके दिखाओ। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करें आप लोग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमने देखा सेंटेंस कहता है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब जब हम बात करें दा के बाद फ्लावर की, देखो सारी वर्ड समझ आ जाते हैं। ये नाउन होगा, इस क्या होगा, वर्ब होगा। फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को पहचानने की दूसरी बात ये कि ये जो फुल वर्ड है FUL, ये क्या होता है, एक सफिक्स होता है। और ये सफिक्स हमेशा किसके साथ आता है, ये सफिक्स आता है आपका एडजेक्टिव के साथ में। तो अगर मैं बात करता हूं तो वेरी क्या होगा, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है वो एक एडवर्ब होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब हमने लिखा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। तो मैं ना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं तरीका नहीं बता रहा हूं कैसा, ठीक है ना, कैसा है बेटा, डिग्री बता रहा हूं, वेरी। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक एक क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन यहां करते चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा पढ़ना, हर क्वेश्चन को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ बेटा पूछो। अजय चौधरी, क्या पूछना है बेटा बताओ। जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, आप ही का क्लासरूम है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, क्या आंसर होगा बताइए। दिस का आंसर प्रोनाउन होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, या फिर एडवर्ब होगा। आंसर मार्क करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर देके समझो। मैंने कैसे बताया था आपको, अगर मैं यहां तक कहता हूं कि पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से लेके लास्ट तक का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सबको ठीक से समझ आता होगा। तो हमसे पूछा गया वर्ब के पहले, तो इज किसके लिए है, बॉय के लिए, तो बॉय क्या होगा, ये नाउन होगा। और इस बॉय के बारे में ये बता रहा है, तो ये वर्ड क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा। अब मैंने यहां देखा प्रोनाउन, ये आंसर नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, प्रोनाउन बिल्कुल नहीं होगा, एडवर्ब बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला यहां बन जाता है। बी यहां आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे, ऐसे 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब क्या होगा, ये फैक्टिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, स्टार्टिव वर्ब होगी, या फिर एडजेक्टिव होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, करिए बच्चे आंसर। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो भी बेटा, ऐसे मत लिखो BC, ये नहीं समझ आता है। आप क्वेश्चन नंबर लिखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 के सामने आपका जो भी आंसर है वो लिखो, ठीक है। 3A 3B 3C, तब समझ आएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं। आई हर्ट किसको मार्क कर दिया बेटा, माई सेल्फ, मैंने खुद को मार्क कर दिया। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ये ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ये खुद को अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे आपने कहा आई, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, हम ये कहते हैं आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूं आई इंजॉयड माई सेल्फ, तो भी ये सेंटेंस सही है कि मैंने खुद को बना लिया, मतलब खुद इंजॉय किया। या फिर मैं लिखूं क्या, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा आई इंजॉयड अ मूवी, आई इंजॉयड अ मूवी, यानी कि मैंने इस मूवी को एंजॉय किया। दोनों ही केसेस में मैं कह सकता हूं कि यहां जो मैंने वर्ड लिखा है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। दोनों ही केसेस में मैं कह सकता हूं मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा है, और यदि मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब कैसी होगी, ये वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। स्टार्टिव वर्ब्स होती है जो आपकी बी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब, जो स्टेट को क्लियर करती है। इसमें आपका लुक भी हो सकता है, ठीक है ना, जो स्टेट की बात करती है, जिनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। एडजेक्टिव ये है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां भी आपका बी वाला बन जाता है, ठीक है।
तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखें, ऐसे ही आंसर ना लिखें, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें, ठीक है। बताइए क्या होगा नेक्स्ट। चलिए बिल्कुल ले सकते हो बेटा अजय, एकदम ले सकते हो। पीडीएफ बेटा आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। डिजिटल बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप पूरा बैच मैम का ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक फाउंडेशन बैच है। आज ये बात करें, आपने कहा द एंड्स फाउट द वेस्ट, आपसे पूछा गया इंट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हटा दो, एडजेक्टिव नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे आपने कहा, आपने सेंटेंस कहा कि ही किल्ड अ स्नेक, ध्यान से सुनो, आप हम सेंटेंस लिखते हैं ही किल्ड अ स्नेक, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एकदम समझ आएगा, सबके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपने कहा ही किल्ड अ स्नेक, और हम एक सेंटेंस दूसरा लिख देते हैं, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। हमने उस दिन क्या बात की थी क्लास में, हमने ये समझा था कि अगर हम वर्ब से ये पूछें हुम या व्हाट, तो मैंने पूछा हुम माने किसको, भाई किसको मार दिया, तो आंसर आ गया स्नेक को, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। मैंने पूछा प्लेड से क्या, व्हाट, क्या मारा आपने या क्या खेला, तो आपने करेक्ट आंसर दिया फुटबॉल, आपने आंसर दिया फुटबॉल, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा। तो जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को कौन सी वर्ब कहा जाता है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। कौन सी वर्ब कहा जाता है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ये बनी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब फाउट, भाई एंड्स फाउट द वेस्ट, हुम माने किससे लड़ती हैं वो, तो फाउट विद द वेस्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव है। तो अब इसमें आता है मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, अब आता है कैसा होगा, मोनो या डाई, वो समझ लो। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसी बन जाती है, मोनो ट्रांजिटिव बन जाती है। लेकिन जब मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि गेव मी ही गेव मी बुक्स, उसने मुझे किताबें दी, ध्यान से समझना। गेव क्या कहता है, वर्ब है। हुम माने किसको दी, लिखो हुम माने किसको दी, तो आंसर आ गया मी, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। भाई वॉट माने क्या दिया, वॉट माने क्या दिया, ये बताइए। बुक्स, तो ये भी क्या होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनो, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं कि ही गेव मी बुक्स, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट और वो भी ऑब्जेक्ट है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डाई ट्रांजिटिव, ये होगा आपका डाई ट्रांजिटिव। कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब तो है, लेकिन कैसी है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, यहां पर बी होगा, यानी कि इसको हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आ जाओ, आई कैन हार्डली बिलीव इट, आई कैन हार्डली बिलीव इट क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ। सोच समझ के आंसर दो, क्या आंसर होगा, मोनो ट्रांजिटिव, बिल्कुल सही आंसर है, मोनो ट्रांजिटिव एकदम सही। मोनो ट्रांजिटिव है मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट आंसर बताइए, क्या आंसर होगा, आई कैन हार्डली बिलीव इट। अब मैं कह सकता हूं आई कैन हार्डली, कैसे हार्डली, तो मैं ये तो बता सकता हूं ना कि हार्डली क्या होगा, हार्डली एडवर्ब होगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, जो बच्चे सीडीएस के एग्जाम दिए हैं उनको समझ आ रहा होगा कि जो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस भी आपको क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आपसे कुछ भी पूछा जाता है, ग्रामर के बड़े फाइन कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, उन सबको मिक्स करके ये 50 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो हमें समझ आ गया एडवर्ब होगा। अब ये कैसी होती है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको मतलब आप नेवर के इक्विवेलेंट रखते हैं, जीरो फ्रीक्वेंसी की बात करता है। अब यहां पूछा जा रहा है कि कौन सी है एडवर्ब की पोजीशन क्या है। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो नोट करो, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है, गलत कर रहे हैं बच्चे। अगर मैं बात करता हूं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ध्यान से लिखो, पोजीशन ऑफ एडवर्ब लिख लो, ठीक है। तो कितनी पोजीशंस होती हैं उनको लिखना होगा, तीन पोजीशन होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, सबसे पहली होती है आपकी फ्रंट पोजीशन, कौन सी होती है, फ्रंट पोजीशन।
सेकंड कौन सी होती है भाई? सेकंड होती है आपकी मिड पोजीशन, नोट करो मिड पोजीशन, और थर्ड होती है आपकी एंड पोजीशन। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पोजीशन कहां होती है? ठीक, देखो सबसे अच्छा तरीका है ये लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखते हो ना इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट के पहले यहां अगर कोई भी एडवर्ब आती हो तो वो आपकी हमेशा फ्रंट पोजीशन होगी, वो हमेशा फ्रंट पोजीशन एडवर्ब होगी। जैसे आपने सेंटेंस लिखा, फॉर्चुनेटली आई एस्केप्ड, सौभाग्य से मैं बच गया, फॉर्चुनेटली आई एस्केप्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सुनो। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमसे कहा गया मिड पोजीशन एडवर्ब। ये कहां होती है ये भी समझ लो। जब मिड पोजीशन के एडवर्ब की हम बात करते हैं तो मिड पोजीशन कहां है उसको समझेंगे। मिड पोजीशन का मतलब होता है जब आप ये लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो सीधे सीधे वर्ब, और वर्ब के बाद आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहां जो आता है उसको हम कहते हैं मिड पोजीशन। और यहां ए तो ये वाला रूल है, एक बी वाला लिखो, बी वाला। बी क्या है? अब हो सकता है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब हो, और मेन वर्ब के बाद अब आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया हो। ऐसा भी तो लिखते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो लिखते हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच जो आता है उसको आप कह सकते हो ये भी आपकी मिड पोजीशन एडवर्ब होती है। क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? ठीक है, आ रहा है ना क्वेश्चन समझ की क्यों गलती हो रही थी, समझ गए होगे। तो ये क्या होती है आपकी बेटे, ये आपकी मिड पोजीशन होती है। नेक्स्ट आ जाओ। अब एंड पोजीशन क्या होगा? एंड पोजीशन समझो, आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, इस वर्ब के बाद जो भी आती है वो भी एंड पोजीशन होती है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद जो आती है वो भी एंड पोजीशन ही होती है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या दिखा रहा है हमें? यहां हमने कहा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच लिखा है। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी? मिड पोजीशन होगी। आप कहेंगे मिड पोजीशन एडवर्ब है। क्लियर हुआ? ये आपका मिड पोजीशन एडवर्ब होगा, ये आपका मिड पोजीशन एडवर्ब होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तीन तरीके की पोजीशन होती हैं, एक सब्जेक्ट के पहले फ्रंट पोजीशन, सब्जेक्ट के बाद मिड पोजीशन, और मेन वर्ब के बाद एंड पोजीशन। याद करने का आसान तरीका है, सब्जेक्ट के पहले फ्रंट, सब्जेक्ट के बाद मिड, और वर्ब के बाद एंड पोजीशन लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आजिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए बेटा इस क्वेश्चन को। पूरे 50 क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हिज ब्रदर फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज जॉब। तो अगर मैं कहता हूं ये नाउन होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा, ये एडवर्ब फ्रेज होगा, तो इसको क्या कहेंगे आप? जल्दी आंसर मार्क करिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? His brother flies to many countries in the world because of his job। ठीक है, देखो इस सेंटेंस को दो तरीके से समझना होगा। पहला, हिज ब्रदर फ्लाइज, अगर मैं इसको यहां तक ऐसे मतलब अंडरलाइन करता है, ब्रैकेट में लेके आया था, तो फ्लाइज वेयर, कहां फ्लाई करता है? तो आंसर होता है टू मैनी कंट्रीज, यानी कि ये बन जाता आपका एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है? ये पूरा बन जाता आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब हम जो देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने कहा टू के बाद हमने मैनी कंट्रीज लिखा है, तो टू क्या है? ये टू यहां प्रपोजिशन है जो किसकी बात करती है? प्रपोजिशन बात करती है किसकी? डायरेक्शन की। जैसे आपने कहा आई एम, भाई आप ये भी तो लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मार्केट। लिखोगे नहीं लिखोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। तो टू के बाद जो मार्केट लिखा गया ये क्या है? ये नाउन है, और ये इस प्रपोजिशन का किसका काम कर रहा है? ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो होगा। सेम मैंने कहा हिज ब्रदर फ्लाइज टू कहां? मैनी कंट्रीज,
इस टू प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन होगा, प्रोनाउन तो नहीं है। जब नाउन में दो वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएं, जैसे कंट्रीज क्या है, ये नाउन है, और मैनीज के लिए क्या है, मैनी डिटरमिनर एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज। क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा। ठीक से समझ आया, नहीं समझ आया? क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये आंसर होगा आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन सारे बहुत सेलेक्टेड हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब अलग अलग है क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, सारे वेरिएशंस उठाए गए हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया। आइए, वेल आई डोंट थिंक दे विल रीच होम बिफोर 7 o'clock। तो ये वेल नाउन होगा, प्रपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, या फिर ये कंजंक्शन होगा। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर मार्क करें, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें, क्या करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझो। अब देखो, वेल अगर मैं इस वेल को यहां से हटा दूं इस सेंटेंस से, आई डोंट थिंक दे विल रीच होम बिफोर 7 o'clock, ये सेंटेंस अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस को उस वर्ड की जरूरत ही नहीं है। और इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड होता है, आप याद करें, इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता, उस वर्ड को कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी वाला यहां बन जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, इंटरजेक्शन होगा, क्योंकि इस वेल को हमने सिर्फ एड्रेस के जैसे यूज किया, वेल ही इज गुड, मतलब ठीक है, वेल वी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। They told me that the wedding was off and the guest had to go back। तो the wedding was off, मतलब off क्या होगा, off एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, या कंजंक्शन होगा। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर मार्क करिए भी, मेक इट फास्ट। क्या आंसर होगा, देखो, दे टोल्ड मी दैट द वेडिंग वाज ऑफ, दे सब्जेक्ट है, टोल्ड मी यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, द सब्जेक्ट हो गया, द वेडिंग वाज, अब ये वाज क्या है, बी वर्ब है। अब वेडिंग कैसी है, वेडिंग तो ऑफ है, ठीक है। अब बी वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, बी वर्ब जो होती है, जितनी भी स्टार्टिव वर्ब्स होती हैं या बी वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। यानी कि जो ऑफ लिखा गया ये क्या होगा, ये यहाँ एडजेक्टिव होगा, ये यहाँ एडजेक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है, और कोई बन ही नहीं सकता है। तो ऑफ किसका काम कर रहा है, ऑफ यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अक्सर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको लगता है कि जो ऑफ होता है ये प्रपोजिशन होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, आप सेंटेंस जब ऐसे लिखोगे, द चाइल्ड, जब आप ये सेंटेंस लिखते हो, फेल ऑफ द ट्री, आप ये सेंटेंस लिखोगे ना, द चाइल्ड फेल ऑफ द ट्री, तो बच्चा पेड़ से गिर गया। तो जो ऑफ हो गया किसका काम कर रहा होगा, ये ऑफ काम कर रहा होगा आपका प्रपोजिशन का। ठीक है, ये ऑफ काम कर रहा होगा आपका प्रपोजिशन का, चाइल्ड फेल ऑफ द ट्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चंस के आंसर फटाफट फटाफट देते चले जाओ, ठीक है, और चेक करना आउट ऑफ 50 आपने कितने सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ और आई विल कॉल द पुलिस, ये ऑफ क्या है, क्या ये यहां एडजेक्टिव होगा, क्या ये यहां एडवर्ब होगा, क्या ये यहां वर्ब होगा, क्या ये कंजंक्शन होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं, रन और आई विल किल यू, क्या ये सेंटेंस आपको समझ आ रहा है, रन और आई विल किल यू। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, भाग जाओ। मैं हो सकता है कि आपको क्या दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, और ऑर्डर किस सेंटेंस में दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। किस में दिया जाता है भाई ऑर्डर, ऑर्डर दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो ये कह रहा है रन और आई विल किल यू, भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रन है ये क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखे जाते हैं। तो ये सेंटेंस मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि रन और आई विल किल यू, भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ ऑफ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब भी सेम है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भाग जाओ,
और यह किसका काम कर रहा है, यह वर्ब का काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताइए, देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम फॉर द बेटर। देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम फॉर द बेटर, ये एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, नाउन होगा। क्या आंसर होगा करिए। देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम फॉर द बेटर, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर मार्क करो, जल्दी से आंसर मार्क करिए, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आपने आंसर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी रिपीट करा देता हूं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम फॉर द बेटर। ठीक है, अब देखो फॉर क्या है, अगर मैं देखो तो फॉर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रपोजिशन है। हमने क्या कहा था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट कितने परसेंट होता है, 100% होता है। एक तो बात हमें यहां से पता चली। दूसरा, हम इसको देखो, दा को देखे, दा क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, ये सच में डिटर्मिनर्स होते हैं, और डिटर्मिनर्स के बाद प्लस करके नाउन जो आता है वो 100% आता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब बेटर क्या होगा, बेटर यहाँ नाउन होगा, बेटर यहाँ नाउन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, आप इसको मार्क कर लें। करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, ये एक नाउन होगा। हम दो तरीके से इसको पता लगा सकते हैं, ये आपका नाउन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने पूछा है, देख लेते हैं। बेटा जो ऑफ है ना, ये बी वर्ब के बाद लिखा गया है। ठीक है ना, जैसे आपने कहा ही वॉज ऑफ, वो कैसा है, उसकी डेथ हो गई, स्टेट बता रहा है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या है, ये यहाँ एडजेक्टिव होगा, ये कोई एडवर्ब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, हाई विंड्स बैटर सम कॉटेजेस इन द विलेज। बताइए क्या आंसर होगा। हाई विंड्स बैटर सम कॉटेजेस इन द विलेज, बैटर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, या नाउन है। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया बेटा। शीतल सैनी, जब आप कहते हो द मैरिज वॉज ऑफ, तो इसका मतलब हुआ मैरिज कैसा है, मैरिज खत्म हो गई है, मतलब फंक्शन बंद हो गया है। ऑफ बता रहा है उसके स्टेट को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। आपने कहा नाउन होगा, ठीक, समझो होता क्या है, इसको समझना ऐसे होगा। एक तो आपका वर्ड होता है गुड, ठीक है, गुड की कंपेरेटिव क्या होती है, BETTER, बेटर होती है। और सुपरलेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव बेस्ट होती है। ये तो क्लियर है यहां तक, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब भी बन जाता है। एक वर्ड होता है BATTER, बेटर, इसमें ए आता है, बेटर। इस बेटर का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। ठीक है, बेटर कर देना, खराब कर देना। तो जो हाई विंड्स है यहां पर वो लिखा गया सब्जेक्ट, हाई विंड्स लिखा गया सब्जेक्ट। और इसने क्या कर दिया, बेटर सम कॉटेजेस इन द विलेज, कुछ कॉटेजेस को क्या कर दिया, हैम्पर कर दिया, डिस्ट्रैक्ट मतलब डिस्टर्ब कर दिया, तोड़ दिया, या फिर आप कह सकते हो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया उसको, ब्रेक कर देना। तो आपका जो यहाँ वर्ड लिखा गया वो क्या लिखा गया, वो वर्ब लिखा गया। ये बेटर की सेकंड फॉर्म ईडी लगा देंगे तो इसका सेकंड फॉर्म बन जाएगा, और ईडी लगा के इसका पास्ट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, ये एक वर्ब है यहाँ पर, ये एक आंसर क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, कितने बच्चों का सही है खुद ही चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। और कोशिश करेंगे हमेशा क्वेश्चन नंबर के 7 आंसर दें। व्हाट, नो मैन वॉज देयर टू वेलकम अस, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, या फिर ये कंजंक्शन होगा। फटाफट आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, करो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर के 7 आंसर दें, क्वेश्चन नंबर के 7। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना कि क्वेश्चन सारे अलग अलग हैं। अगर आप ढंग से देखें तो आप देखेंगे क्वेश्चन सब अलग अलग है, हर क्वेश्चन एक यूनिक तरीके से बनाया गया। रिपीटेड नहीं होगा कि तो एडवर्ब भी बार बार पूछ रहे हैं, नाउन ही बार बार आ रहा है, एडजेक्टिव भी बार बार होगा, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन को बनाने की क्लास अलग है। फिर आप ये भी देखना, जो CDS के पेपर में आते हैं ना, नए क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सोच के भी नहीं जाते, और वो ऐसा क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लेता है, तो वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे बड़े अच्छे से। देख लो क्या है वॉट। अब ये वॉट जो है, अगर आप देखें कॉमा से अलग लिखा गया है, तो नो मैन वॉज देयर टू वेलकम अस, नो मैन वॉज देयर, कोई भी नहीं था हमें वेलकम करने के लिए। वॉट, इट शोज योर सरप्राइज, क्या कोई नहीं था वहां, तो क्या क्या है, ये सरप्राइज है। सरप्राइज किससे लिखा जाता है, इंटरजेक्शन में। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगर आप वॉट को सेंटेंस से हटा भी दे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, मतलब इंटरजेक्शन है। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। We know the when but not the where of it. We know the when but not the where of it.
एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, नाउन होगा। फटाफट आंसर मार्क करो। अगर आपको ग्रामर के बेसिक्स आते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर ग्रामर के बेसिक्स नहीं आते हैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो वी नो द व्हेन एंड बट नॉट द वेयर। अब क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में व्हेन लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, वाई लगाते हैं, या फिर हम हाउ लगाते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। जब हम ऐसे वर्ड्स लगाते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, तो अक्सर जो आंसर निकलता है वो किसका निकलता है, एडवर्ब का निकलता है। और यही हमारा बड़ा कंफ्यूजन है कि व्हेन मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, हम यही पूछते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं वी नो द व्हेन, हमें पता है द व्हेन उसका कब, बट नॉट द वेयर, ये नहीं पता कहां, ठीक है, ऑफ इट। तो अब आप ये समझो, इसमें आर्टिकल द लिखा है तो ये क्या होगा, ये इसका नाउन होगा। वी नो वॉट, अगर आप इससे पूछे वी नो वॉट, हम क्या जानते हैं, तो वॉट का आंसर है ना द व्हेन, ओके। बट नॉट क्या, द वेयर, तो ये भी क्या होगा, ये भी नाउन ही होगा। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि आर्टिकल के बाद लिखा गया है, ये प्रपोजिशन के बाद लिखा गया तो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। कितने बच्चों का सही है देख के बताओ। बहुत बढ़िया, 13 का करेक्ट आंसर जिनका डी है बस उनका सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दे से लेट द वेल अलोन, दे से लेट द वेल अलोन, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, नाउन होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो ये जो वेल होता है एक एक करके समझ लें। वेल, अगर मैं बात करूं तो वेल एक इंटरजेक्शन होता है, ये तो पढ़ा है ना, इंटरजेक्शन भी तो होता है। वेल, आई एम फाइन, ठीक है, मैं सही हूं, ठीक है, दैट वन आप इसको इंटरजेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट, ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है, ये आपका एडवर्ब होगा। ही प्लेज वेल, ये आपका एडवर्ब होगा। तो वेल आई एम फाइन, ही प्लेज वेल, ये आपका एडवर्ब होगा। यहां तक सही है, ठीक है। एक सेंटेंस है, देयर इज अ वेल इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या है, जंगल में एक वेल है, यानी कि एक कुआं है। याद आ गया कुआं, ठीक है, दिस वन कुआं है जंगल में, देयर इज अ वेल इन द फॉरेस्ट होगा, ठीक। आ जाओ, तो मैंने देखा दे से वो कहते हैं लेट द वेल अलोन, कुएं को अकेला छोड़ दो, मतलब कुएं के पास मत जाओ, तो ये नाउन होगा। हमें कैसे पता चल गया, आर्टिकल द से। लेट यहाँ किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ये इंपरेटिव, ये आपका कौन सा वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और लेट के बाद में जो द वेल लगा है, ये इसका क्या होगा, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है, बिल्कुल सही। जिनका डी आंसर है उनका आंसर सही होगा। तो वेल एक एडवर्ब भी है, वेल एक इंटरजेक्शन भी है, वेल एक नाउन भी है, ठीक है। नेक्स्ट सही, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ही इज दैट ओल्ड, ही इज दैट ओल्ड, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, नाउन होगा। बताइए क्या आंसर होगा, ही इज दैट ओल्ड, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है या नाउन है, फटाफट आंसर बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जिनका 14 का डी था वो बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा, ही इज दैट ओल्ड, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, नाउन होगा। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो जो बच्चे एडजेक्टिव कह रहे हैं वो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड, तो बेटा ही इज ओल्ड में जो ही है वो ओल्ड है, तो ओल्ड आपका एडजेक्टिव होगा ना, बिल्कुल सही है, ठीक। अब आप कह रहे हो कि वो दैट ओल्ड है, तो अगर आप इस ओल्ड को यहाँ एडजेक्टिव मान लेते हैं, तो मुझे बताओ जब ओल्ड के बारे में दैट बता रहा है तो ये क्या होगा, क्या ये एडवर्ब नहीं होगा। जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, एडवर्ब होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। तो तभी तो कह रहा हूं कि जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनको हमेशा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपने देखा कि दैट तो हमने अक्सर क्या पढ़ा है, दैट को एज एन एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, तो एडवर्ब हो कैसे सकता है। मैंने क्या कहा था क्लास पढ़ाते हुए कि आपको ये नहीं याद करना है कि दैट क्या होता है, दैट प्रोनाउन है, दैट एडजेक्टिव है। आपको बस ये समझना है कि गिवन सेंटेंसेस में दैट किसका काम कर रहा है, तो दैट यहाँ एडवर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। दे इलेक्टेड जॉनसन राइटर। राइटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बताइए क्या आंसर होगा, करिए फटाफट से। बिल्कुल सही, अब आ गया ना समझ, एडवर्ब होगा, बिल्कुल सही है। बताइए क्या आंसर होगा, करो भी क्वेश्चन जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आंसर होगा। दे इलेक्टेड जॉनसन राइटर, क्या आंसर होगा, देखिए दे इलेक्टेड जॉनसन राइटर। अब दे क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, दे इलेक्टेड ये क्या होगा, वर्ब होगा। किसको इलेक्ट किया, जॉनसन को, तो जॉनसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू है राइटर। तो हमने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होता है उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैन आई हैव सम मनी मॉम। मॉम यहां क्या लिखा गया है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन इन अपोजिशन है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करिए भी जल्दी से। क्या है, कैन आई हैव सम मनी मॉम, क्या आंसर होगा। प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, नाउन इन अपोजिशन होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या आंसर होगा बताओ। ठीक है, आंसर्स आ गए अलग अलग। सी, पहली बात तो समझो नाउन इन अपोजिशन होता क्या, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। ठीक है, जब हम सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, मोहन, और हमने लिखा माई फ्रेंड, मोहन माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। जब आप सेंटेंस ऐसे लिखते हो, मोहन माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तो मोहन मेरा नाउन है, इसके बारे में मैंने इस नाउन से इसका रेफरेंस बताया है। ठीक है, तो इस मोहन के लिए माई फ्रेंड क्या है, ये इसका एपोजिशन है। एपोजिशन का मतलब होता है जब आप किसी नाउन के बारे में उसका रेफरेंस बता देते हैं। ठीक है, कि मोहन क्या है, मोहन मेरा फ्रेंड है, तो ये इसका रेफरेंस होगा, अपोजिशन होगा। पहली बात क्लियर है, अब आ जाओ। तो मैंने देखा कैन आई हैव सम मनी या मनी मॉम, ये जो लिखा गया वर्ड है ये किसी का रेफरेंस थोड़ी है कि सोहन जो मतलब मैंने कहा सविता है वो मेरी मॉम है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। इसका मतलब नाउन इन अपोजिशन नहीं है। ओके, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आप एक बार नहीं देख रहे, कॉमा के साथ लिखा गया, कॉमा लगा के तब लिखा गया। अब मेरे पास दो चीजें बची, या तो ये कॉमन नाउन होगा या फिर ये प्रॉपर नाउन होगा। यहां एक बड़ा अच्छा समझने का तरीका ये है, आपने अक्सर देखा होगा, गांव में भी होता है, वेब सीरीज में देखते हैं, कोई एक आदमी होता है, उसका नाम कुछ भी है लेकिन उसको सब प्रधान जी कहते हैं कि भाई प्रधान जी आगे। अब वो तो ना प्रधान बना है ना उसका नाम प्रधान जी है, लेकिन आप प्रधान जी कह रहे हो ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि आप किसी को एक एप्लीकेशन दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। ठीक है, वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाता है, वो उसका कॉमन नाउन नहीं होता, लेकिन डेजिग्नेशन अलग से लिखी जाती है। जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, भाई डॉक्टर साहब है ना, ये उसके लिए आपने क्या दे रखा है, उसका नाम दे रखा है, उसको आप डॉक्टर ही कहते हो। अपने फ्रेंड्स के आप बड़े अजीब अजीब नाम देते होगे ना, दैट वन। तो ये कॉमन नाउन नहीं है। वैसे भी अगर ये कॉमन नाउन होता तो यहाँ आर्टिकल एन लगा होता, इसका एम कैपिटल नहीं हो सकता था। तो ये क्या है, ये बेटा प्रॉपर नाउन है, ये नाउन ऑफ एड्रेस कहलाता है। और नाउन ऑफ एड्रेस जो होते हैं ये इक्विवेलेंट प्रॉपर नाउन ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि जब आप पूरा का पूरा सेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक, ये प्लीज कर लो, PLESE, प्लीज टू मीट यू डॉक्टर, क्या आंसर होगा, प्लीज टू मीट यू डॉक्टर। क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन इन अपोजिशन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम है। तो अब ये देखो कॉमन नाउन नहीं है, वैसे डॉक्टर कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं आई, या तो आप लिखते हैं आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, आई मेट अ डॉक्टर, या तो आप ये लिखते हैं।
या फिर आप लिखते हैं आई मेट आप लिखते हैं डॉक्टर्स, आई मेट डॉक्टर्स, आप ये लिख सकते थे, ठीक है। या तो आप लिखते हैं आई मेट डॉक्टर्स या फिर आप लिखते हैं आई मेट अ डॉक्टर, ठीक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर को कॉमा लगा के आप अलग से लिखते। तो प्लीज टू मीट यू डॉक्टर, डॉक्टर मतलब क्या है यहाँ, एक ऐसा इंसान जिसको मैं डॉक्टर कह के एड्रेस कर रहा हूं। और अगर मैं इसको डॉक्टर कह के एड्रेस कर रहा हूं तो ये क्या होगा, ये मेरा प्रॉपर नाउन होगा, बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो 18 का भी करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए, एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, इस क्वेश्चन को देखकर और सही आंसर देंगे। क्या होता है, हमने पूछा है कॉमन नाउन्स आइडेंटिफाई पीपल प्लेसेस और थिंग्स दैट आर। कॉमन नाउन आइडेंटिफाई करते हैं पीपल को, प्लेसेस को और थिंग्स को, दैट आर जो हैं स्पेशली यूनिक और वन ऑफ अ काइंड, यूनिक और अपने तरीके की हैं। जेनरिक अमंग अदर सिमिलर नाउन्स होता है, एड्रेस्ड बाय द स्पीकर होता है, या अनकाउंटेबल होती है। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दिखाओ। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि आपको ना नए क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे आपकी और भी मदद हो जाएगी कि आप क्वेश्चंस को खुद भी अच्छे तरीके से ब्रेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन्स। अब ये कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, हम सबको पता है कि कॉमन नाउन्स वो होते हैं द क्वालिटीज पॉजेस्ड बाय ऑल, जो सबके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे बॉय है वो कॉमन नाउन है, टीचर डॉक्टर कॉमन नाउन है। अगर मैं कहता हूं स्पेशली यूनिक और वन ऑफ अ काइंड, तो ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन, ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। मेरा नाम अमित है, मैं अपने तरीके का हूं, यूनिक है, तो जो भी किसी का नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। आंसर नहीं है। जेनरिक अमंग अदर सिमिलर नाउन्स, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। एड्रेस्ड बाय द स्पीकर नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, Which of the following sentences does not contain a noun of address? इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको लगता है जिसमें नाउन ऑफ एड्रेस नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। नाउन ऑफ एड्रेस नहीं है जिसमें, फटाफट आंसर दो। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। और ये 4 बजे वाली क्लास आपकी आज भी है, सैटरडे को भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। साथ के साथ शाम को 8 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, जहां हम नाउन के बेसिक्स पढ़ने वाले, नाउन के बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट क्लास टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट कंटेन अ नाउन ऑफ एड्रेस, क्या आंसर होगा। देखो, ओ हेलो डैड, ये जो डैड लिखा गया है ये क्या है, ये बेटा हमने एड्रेस किया है। कम विद मी डेनियल, ये जो डेनियल है इसको हमने एड्रेस किया है। और कोच को देखो कोमा के साथ लिखा गया, तो कॉमा के साथ लिखा गया, तो इसको भी हमने एड्रेस किया है। गिव दैट मैसेज टू द प्रेसिडेंट प्लीज, ये प्लीज एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, ये कोई नाउन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा कि डी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी नाउन ऑफ एड्रेस नहीं है, जिसमें हमने कोई भी ऐसा नाउन नहीं लिखा जिसको एड्रेस किया जाता हो। जो भी नाउन ऑफ एड्रेस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, तो आप सब लोग सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओके आप सब लोग सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, हैपनिंग वर्ब होगा, वर्ब ऑफ बीइंग होगा, या रेगुलर वर्ब होगा, क्या आंसर होगा। क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्या आंसर होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, हैपनिंग वर्ब होगा, वर्ब ऑफ बीइंग होगा, या रेगुलर वर्ब होगा, क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, क्लाउड्स आर फ्लाइंग वेयर इन द स्काई, ये जो इन द स्काई है ये क्या है, ये आपका भी एडवर्ब होगा, ये आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। अब ये एडवर्ब है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब ऑफ हैपनिंग और वर्ब ऑफ बीइंग, बीइंग नहीं है, बीइंग का मतलब होता है स्टेट। अगर किसी को बीइंग समझ नहीं आता तो आप कैसे कह सकते हो कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर, ये मेरा बीइंग है, ये मेरा होना है, ठीक है, मैं एक टीचर हूं। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब होती है जैसे मैंने प्ले लिखा, अब इसके बाद में मैं ईडी लगा दूं, तो जब मैं कहता हूं प्ले होगा, फिर मैंने लिखा प्लेड होगा, और फिर मैं कहता हूं प्लेड होगा, ये जो लिखे जाते हैं प्ले प्लेड प्लेड, ये आपके रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ऑप्शन कैसा बचा, हैपनिंग वर्ब, मतलब क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन्हें कोई उड़ा नहीं रहा है, ये खुद उड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई एम
फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं, ठीक है, आई एम फ्लाइंग अ काइट, मानो ये होता तो आई एम फ्लाइंग व्हाट अ काइट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता। और ऐसे केस में एक ऐसी बन जाती है ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती, यानी कि किसको शो करती, अब ये हैपनिंग को नहीं, ये एक्शन को शो करती, किसी एक्टिविटी को शो करती, डूइंग को शो करती, ठीक है, या आप इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, करूं जल्दी से आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होगा, करिए भाई। Which personal pronouns can be inflected for number? Which personal pronoun, कौन से ऐसे personal pronouns होते हैं can be inflected for number, जो number से inflect हो जाते हैं? फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ऐसे, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, ए एंड सी होता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ समझाता हूं। सबसे पहली बात आती है इन्फ्लेक्टेड क्या होता है। इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है जब मानो मैं ये कहता हूं ही, तो मुझे वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ती है, ही प्लेज वेल, वो अच्छे से खेलता है। और जब मैं दे लिखता हूं तो मुझे लिखना होता है दे प्ले वेल, दे प्ले वेल, ये लिखता हूं। तो आप कहते हो कि ही प्लेज वेल और दे प्ले वेल ये लिखा जाता है। तो इन्फ्लेक्शन होता है कि जब वर्ब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो कौन सी इन्फ्लेक्टेड होती है, देखो अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं और थर्ड पर्सन की बात करूं तो बिल्कुल सही है। ये मैंने किसका एग्जांपल दिया है, थर्ड पर्सन का एग्जांपल दिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल अगर मैं कहता हूं तो आई वॉज वर्किंग, या आप देख सकते हैं आई वॉज वर्किंग, यहां आई के साथ वॉज आ रहा है। जब मैं फर्स्ट पर्सन वी लगाता हूं तो हम कह सकते हैं वी वर वर्किंग, वी वर वर्किंग, हम ये भी तो कह सकते हैं। तो यहां मैं आपको ये कंफर्म करा रहा हूं कि आई के साथ वॉज और वी के साथ वर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का इन्फ्लेक्शन होता है वर्ब के साथ में, थर्ड पर्सन का इन्फ्लेक्शन होता है वर्ब के साथ में। क्या सेकंड पर्सन का होता है, तो आप देखो अगर आप यू लिखते हैं तो आप कहते हो यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं तभी भी आर है। और अगर मैं कहता हूं यू आर तो मुझे लिखना पड़ता है यू आर प्लेयर्स, यू आर प्लेयर्स, तुम सब प्लेयर्स हो, ठीक है, तभी भी आर आता है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कभी सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इसका इन्फ्लेक्शन होगा नहीं, सेकंड पर्सन का होता नहीं, हटा देते हैं, ए एंड सी हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है, इसको मार्क करेंगे। करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ पॉसेसिव डिटरमिनर फंक्शन ग्रामेटिकली। पॉसेसिव डिटरमिनर जो होता है वो कैसे काम करता है, वर्ब के जैसे काम करता है, एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, एडवर्ब के जैसे काम करता है, नाउन के जैसे काम करता है, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करिए, ठीक है। देखो ये जब भी डिटरमिनर वर्ड आ जाए, डिटरमिनर जो होते हैं इनके बाद प्लस करके हमेशा नाउन लगाया जाता है। इसका मतलब इक्वल्स टू किसके हो सकते हैं, या एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। और एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में एक डिफरेंस होता है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद नाउन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिटरमिनर्स के बाद जो नाउन होता है 100% आता है, ठीक है, तभी ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एज एन एडजेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, करिए भी। अ नाउन कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग, नाउन क्या होगा, नाउन एक सब्जेक्ट होगा, नाउन एक ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। नाउन क्या हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट होगा, नाउन ऑब्जेक्ट होगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, या नाउन ऑल ऑफ द अबव होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करें। ओके चलिए, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ये बात सच है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बात सच है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बिल्कुल, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक है, डी वाला होगा। तो आप देख सकते हैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वैसे भी बनाए गए हैं। आपने कहा योर इनडिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनडिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी आंसर मार्क करिए क्या आंसर होगा। देखो
योर इंडिफरेंस जब इसके बाद में ईएनसी या एएनसी आ जाए तो नाउन बन जाता है, तो कंफर्म्ड नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। इंडिफरेंस मतलब होता है हमारे बीच में मतभेद है, तो वो एक क्वालिटी हो सकती है, और क्वालिटी किस में लिखी जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट अ नाउन फ्रॉम अ वर्ब और एडजेक्टिव। अक्सर हम किसका यूज करते हैं नाउन बनाने के लिए, वर्ब से, एडजेक्टिव से। प्रेफिक्स का यूज करते हैं, सफिक्स का यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव नाउन का यूज करते हैं, प्रेडिकेटिव नाउन का यूज करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, समझते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम रूट कहते हैं, ठीक है, रूट। इसके बाद में एक जो लगता है रूट वर्ड के बाद में, उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो इसके पहले लगता है उसको हम कहते हैं प्रेफिक्स। ठीक है, एक वर्ड है, वर्ड के पहले प्रेफिक्स लगता है, वर्ड के बाद में सफिक्स लगता है। क्लियर है। ये जो सफिक्स होता है ये क्या काम करता है, नोट कर लेना बहुत अच्छे से। चेंजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमेशा चेंज करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसीलिए हम वर्ड के बाद में देखिए कि जिसके बाद में फुल आता है वो एडजेक्टिव है, TION आता है वो नाउन है, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। जिनके बाद में LY आता है वो एडवर्ब है, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है बेटा, लिखना, चेंजेस मीनिंग, ये मीनिंग को चेंज करता है, ये हमेशा मीनिंग को चेंज करता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, आपने वर्ड लिखा मोरल, ठीक है, नैतिक है, आप इसको इमोरल भी तो कर सकते हैं, अनैतिक। आ गया समझ। तो जैसे ही आपने वर्ड के पहले कोई भी प्रीफिक्स लगाया, वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। आपने कहा क्वालिफाइड, फिर आपने कहा डिसक्वालिफाइड, आपने कहा इंटरेस्टेड, आपने कहा अनइंटरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब बात करते हैं सफिक्स की। हमने एक वर्ड लिखा BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, ये नाउन है। इसके बाद में मैंने थोड़े से चेंजेस किए और मैंने इसको लिख दिया ब्यूटीफुल। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। और फिर मैंने इसी वर्ड को लिखा BEAUTIFULLY, तो ये क्या होगा, ये बन गया आपका एडवर्ब। आया समझ। आप देखो, जैसे मैंने प्रेफिक्स को चेंज किया तो मीनिंग चेंज हुआ है, जब मैंने सफिक्स को चेंज किया तो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू क्रिएट अ नाउन फ्रॉम अ वर्ब और एडजेक्टिव। मतलब वर्ब से नाउन बनाओ, नाउन से वर्ब बनाओ, कुछ भी बनाओ, यूज क्या होगा, यूज होगा सफिक्स। तो सफिक्स किस पार्ट में, बी है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। He was all alone when I saw him, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, नॉमिनेटिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। बताइए क्या आंसर होगा, करिए क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, सफिक्स और प्रेफिक्स क्लियर हुआ सबको, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए क्या आंसर होगा। देखो, he was all alone, अगर मैं देखता हूं he was, तो he was क्या है, alone है, तो alone क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। alone कितना है, all, तो ये क्या होगा, ये बेटा आपका एडवर्ब होगा, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। ऑल स्पोक इन हिज फेवर, फटाफट आंसर तो क्या आंसर होगा, करिए। ऑल स्पोक इन हिज फेवर, ठीक है। देखो, अगर ये वर्ब है तो ये सीधे सीधे क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। जब कोई चीज सब्जेक्ट होती है, दो ही चीजें होती है, या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगी। तो आंसर देखें, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, डिटरमिनर है। ये प्रॉपर नाउन हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा, ये एक प्रोनाउन होगा, बात खत्म होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, ये एक प्रोनाउन होगा, बात क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताइए, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन, ऑल क्या होगा, डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन होगा। क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगे, कंफ्यूज जरूर करेंगे। ठीक है, आज ये बात करते हैं। देखो, आपने कहा ही लॉस्ट हिज ऑल, अब समझना, ही लॉस्ट हिज, अगर मैं पूछूं हिज क्या है, तो आप कहेंगे सर हिज एक डिटरमिनर है,
इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और अगर ये डिटरमिनेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमेशा नाउन। और अगर ऐसा है, अगर ग्रामर का ये रूल आपको पता है तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बताइए। आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू बिफोर क्या आंसर होगा? आई हैव सीन यू बिफोर कंजंक्शन होगा, प्रपोजिशन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। आपके क्वेश्चन बेटा सही आंसर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ आंसर ना आपके गलत हो रहे हैं। हो इसलिए रहा है कि आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर पता है। बिल्कुल सही बात है, आई हैव सीन यू बिफोर में तो मैं पहले ही देख चुका हूं, तो ये क्या आंसर होगा? ये बिल्कुल सही एडवर्ब आंसर होगा। ठीक है, ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट बताइए। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फियर। कंजंक्शन होगा, प्रपोजिशन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। आंसर मार्क करिए। ठीक है, बिल्कुल नन बट द ब्रीफ, ये जो नन है ये यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ प्रपोजिशन होगा, और ये जो द ब्रेव है ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नॉमिनल एडजेक्टिव। तो नन के अकॉर्डिंग ये क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, सिंगुलर, बिल्कुल सही लिखा गया। तो नन सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन होगा, तो करेक्ट आंसर नन प्रोनाउन है। तो बट क्या होगा? बट एक प्रपोजिशन होगा। अगर बट कंजंक्शन होता तो इसको जोड़ने की कोशिश करता है, तो करेक्ट आंसर प्रपोजिशन होगा, बी आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताइए। देर इज नो वन बट लाइक्स हिम, देर इज नो वन बट लाइक्स हिम, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, या फिर एडवर्ब? बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, हाँ देखिए, अगर मैं कहता हूं ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, ऐसे लिखता हूं। ठीक है, तो मैं आपको अब ये कह सकता हूं कि जो बट लिखा गया कंजंक्शन होगा, और ये कौन सा कंजंक्शन होगा? ये होगा को ऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो कंट्रास्ट बताता है। ही वर्कड हार्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ही फेल्ड एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऐसा आप सबको पता होगा। ठीक है, क्या जो सेंटेंस हमने लिखा है उसमें बट क्या काम कर रहा है? देखो, देयर इज नो वन, वो कोई नहीं था, लाइक सिम। ठीक है, तो अगर मैं बट को ओपन करूं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ना, हु डज नॉट लाइक हिम, देयर इज नो वन हु डज नॉट लाइक हिम। ठीक है, तो ये जो हु लिखा गया है वहां कोई नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो, ये जो की साउंड देता है, और ये जो की साउंड देता है तो ये बन जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको मैं ऐसे लिख देता हूं कि जब आप हु नॉट लिखते हैं तो उसके इक्विवेलेंट बट भी होता है, और ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बन ही नहीं सकता है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उस केस में बनेगा जब ये कंट्रास्ट को शो करता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 32 का ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द फार्म वॉज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस, आंसर बताइए क्या आंसर होगा। करो भी क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर होगा? द फार्म वॉज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए, द फॉर्म वॉज कल्टिवेटेड टू, अब टू के बाद प्लस करके क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो क्लियर हो गया। और टू प्रोड्यूस अगर ये इन्फिनिटिव है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन होगा। तो मैंने देखा कि वर्ब वर्ब आंसर नहीं होगा, नाउन नाउन आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, सी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, नेक्स्ट बताइए आप। द बक डज द फनी थिंग्स व्हेन द डज विल बी प्रेजेंट। करें भी शुरू? हाँ जी, द बक डज द फनी थिंग्स व्हेन द डज विल। ठीक है, द बक क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये डज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। दा क्या है, डो होता है ना, DOE डो, इसका सिंगुलर होता है बत्तख का डस, DOE इज डूज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर पहले वाला वर्ब है तो दूसरा नाउन होगा, तो पहला वर्ब है दूसरा नाउन होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। सॉरी, पहला वर्ब है दूसरा नाउन, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है, नोट कर लो, पहला आपका ए होगा, मतलब वर्ब एंड नाउन होगा। ठीक है, ऐसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आ जाओ। द बैंडेज वॉज वुंड अराउंड द वुंड। द बैंडेज वॉज बाउंड अराउंड द वुंड, क्या आंसर होगा बताइए। हाँ, द बैंडेज वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, और आर्टिकल के बाद दा के बाद ये वुंड क्या है, चोट है, नाउन है। तो अब देखना शुरू करें। फाइनाइट वर्ब टाइम बताती है, तो टाइम नहीं बता रहे, आंसर नहीं होगा। दोनों वर्ब नहीं है, पहला वर्ब दूसरा नाउन, सी आंसर होगा। पहला वर्ब दूसरा नाउन, सी आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट बताओ। यू मस्ट पॉलिश द पॉलिश मार्बल टू मेक इट ग्लॉसी। यू मस्ट पॉलिश द पॉलिश मार्बल टू मेक इट ग्लॉसी। हाँ देखो, यू मस्ट पॉलिश, ये मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब यहां भी है, वर्ब यहां भी, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये आता है कि क्या होगा, द पॉलिश मार्बल। अब बच्चा क्या करता है, दा के बाद इसको देख के नाउन लगा देता है, लेकिन सुनो, जैसे इंडिया से एक वर्ड बनता है इंडियन, ये जो इंडियन होता है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यू मस्ट पॉलिश द पॉलिश मार्बल, कौन सा मार्बल, पॉलिश मार्बल, तो ये मार्बल क्या है, नाउन है, और पॉलिश यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। तो इसमें बस एक छोटी सी गलती होती है कि बच्चा ए लगा देता है, जैसे आपने कर दी, आपको लगा कि दा के बाद लिखा गया तो वो नाउन हो गया, जबकि वो नाउन नहीं है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द सोल्जर्स डिसाइडेड टू डेजर्ट देयर टेस्टी डेजर्ट इन द डेजर्ट। हाँ करें शुरू, देखो, द सोल्जर्स डिसाइडेड, डिसाइडेड टू डेजर्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्लियर है। देयर टेस्टी, टेस्टी यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या होगा, ये नाउन होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी नाउन होगा, आर्टिकल दा की वजह से। तो देखो, वर्ब नाउन नाउन कहाँ है, वर्ब नाउन नाउन यहाँ लिखा गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए। Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present to his sister. क्या आंसर होगा बताओ। अच्छे लगे बेटा क्वेश्चंस, आप ये बताएं, जितने बच्चे क्लास में, क्वेश्चन ठीक लगे आपको। सीडीएस के लेवल से ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है, जो यूपीएससी में पूछते हैं। Since there is no time like the present, ये नाउन होगा, बिल्कुल सही है। He thought it was time to present, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। द प्रेजेंट, ये भी नाउन ही होगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट हमने कर लिया, हमें ये तो समझ आ गया कि क्या लिखा गया, नाउन वर्ब नाउन लिखा गया। तो हम कह रहे हैं कि कौन सा किस में होगा, देयर इज नो टाइम, नो टाइम लाइक, लाइक क्या प्रपोजिशन है, तो ये जो होगा ये नॉमिनेटिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस का होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, वर्ब आ गया। अब ये है इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, अभी समय था क्या करने का, टू प्रेजेंट करने के लिए, तो वर्ब हो गई। ठीक है ना, प्रेजेंट व्हाट, इस प्रेजेंट को प्रेजेंट करने का, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। दोबारा समझना कैसे पता चल गया। लाइक क्या है, लाइक ये है प्रपोजिशन है, तो ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है ना, ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये दोनों के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। हमने बस कुछ नहीं किया, नाउन का केस ओपन कर दिया कि सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। The insurance was invalid for the invalid in his hospital bed. करे भी शुरू आ जाओ। द इंश्योरेंस वॉज इनवैलिड, ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, इंश्योरेंस इनवैलिड था,
इसका मतलब ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। फॉर द इनवैलिड क्या होता है, नाउन होता है, नॉमिनल एडजेक्टिव, तो करेक्ट आंसर पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए। You cannot get much from a teacher if you don't show respect to him. You cannot get much from a teacher if you don't show respect to him. You cannot get much डिटर्मिनर होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है। देखो यू कैन नॉट गेट व्हाट बेटा, मच, ये मच या गेट के लिए यूज हुआ है तो ये एज अ नाउन काम कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला नाउन होगा। अगर ये डिटर्मिनर होता तो इसके बाद नाउन आता, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये एडवर्ब नहीं है, क्वांटिटी होता तो किसी नाउन के बारे में बात कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। हु किसके लिए आया, वन के लिए आया, तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज होगा, या सॉरी ये क्लॉज दिया ना, क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हमसे तो हु पूछ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर सी वाला होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर क्लॉज होता तो रिलेटिव क्लॉज तब बनती जब वो पूरे को अंडरलाइन करके पूछता, ठीक है। नेक्स्ट आइए। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज आस्क्ड द कैप्टन, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो आर्टिकल दा मुझे ये बता रहा है कि जो न्यूज होगा वो नाउन होगा, कौन सी न्यूज है, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव होगा, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Noticing the change in the behavior of the officer, the cadets return to their position. Noticing the change in the behavior of the officer, the cadet return to their position. Noticing करते हुए, अब ये वर्ब के अंदर प्लस करके ing लगा हुआ है, ऐसे केसेस में दो काम होते हैं, या तो जेरेंड का काम करता है जो नाउन होता है, या फिर किसका काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो काम कर रहा होता है, या तो किसी एक्शन को कैरी कर रहा होता है या फिर वो एडजेक्टिव को कैरी कर रहा होता है, तो एडजेक्टिव तो नहीं है, समझ आ रहा है। अब ये एक्शन है क्योंकि इसका डूअर कौन है, द कैडेट्स है, द कैडेट्स नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, तो इसका मतलब ये पार्टिसिपल है, क्योंकि अगर नाउन होता तो इसके साथ में कोई वर्ब लगी होती जो मिसिंग है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, हमने कहा पार्टिसिपल होगा, बिल्कुल हो सकता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा, जब आप कहेंगे आई एम नोटिसिंग अ चेंज, आई एम नोटिसिंग अ चेंज, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। नाउन फ्रेज बिल्कुल नहीं है, फ्रेज तब हो सकती है जब दे आर टू वर्ड्स, ये नाउन नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बने, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताइए। When we reached the department, the officials had left for the meeting. ये पास्ट परफेक्ट वर्ब है, पास्ट टेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। करिए आंसर। देखो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़े से कंफ्यूजिंग आ जाते हैं, जैसे ये वाला ही है, ठीक है। देखो कैसे, ये दोनों हटा देता हूं, ये दोनों क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्लॉज का मतलब होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये क्या है, when he reached the department the officials had left for the meeting, ठीक है। और इसमें दो चीजें हैं, या तो ये क्या होगा, या तो ये पास्ट परफेक्ट वर्ब होगा या फिर ये पास्ट टेंस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट वर्ब है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, ठीक है, क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है, नहीं आता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं सिर्फ आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। अब वो वर्ब पूछता तो हम कहते कि ये वर्ब है, लेकिन अब ज्यादा सही क्या होगा कि जब हम ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन भी ऐसे बनाया कि पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस होता तो वो वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी लिखा जाता है, डिड के साथ भी लिखा जाता है, तो अब क्लोजेस्ट आंसर हम कह देंगे पास्ट परफेक्ट वर्ब होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ही हैज ऑफर्ड हर मदर चांस, ठीक है, क्या आंसर होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब अगर ये कह रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, ही हैज ऑफर्ड व्हाट, हर अनदर चांस, ठीक है, इसका मतलब ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस, उसने ऑफर करता है उसको अनदर चांस, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो है, ये हर ऑब्जेक्ट है ना, दिस वन, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव तो नहीं होगा आंसर। पास्ट टेंस क्यों नहीं होगा, हैज की वजह से नहीं होगा। अब ये है परफेक्ट टेंस है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। अब
अगर आप दोनों क्वेश्चंस को मैच करें, मैंने क्यों लिए दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन सीडीएस के, पहले में हमने परफेक्ट आंसर दिया क्योंकि वहां की कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट बहुत सही था। अगर हम यहां बात करें तो परफेक्ट टेंस भी आंसर सही है, ठीक है, और यहां ट्रांजिटिव वर्ब भी आंसर सही है। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो मेरा जो ओपिनियन होगा वो आंसर ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि ये वर्ब तो है, ही हैज ऑफर्ड हर, तो शी हैज बीन ऑफर्ड अनदर चांस बाय हिम, ठीक है, पैसिव वॉइस भी बन रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहना इसलिए ज्यादा सही होगा डी आंसर, क्योंकि हम यहां पर क्या करें, हम यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो परफेक्ट टेंस हम कह सकते थे। अब डी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट। ये क्वेश्चन भी देखो यूपीएससी का है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भी कुछ गड़बड़ है। कैसे? देखो, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, इन्होंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। इन्होंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बिल्कुल नहीं है। फ्रेजल वर्ब तब बन सकती है जब वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या कोई प्रपोजिशन आता हो। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसमें एक दिक्कत होती है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है। जैसे देखना, अगर मैं कहता हूं ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, तो इसमें अकेली वर्ब है, तो आप ये कह सकते हो ये आपकी मेन वर्ब होगी। लेकिन जब आप ये लिखते हो ही इज प्लेइंग वेल, ही इज प्लेइंग वेल, ठीक है, अगर आप ये लिखते हो ही इज प्लेइंग वेल, तो इसमें इज क्या होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और प्लेइंग क्या होगा, ये आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो अब अगर मैं यहां देखूं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, ये दो बिल्कुल गलत है। अब दो चीजें मेरे पास बची, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सच बात यह है कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है। सच बात यह है कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में मतलब ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता है, लेकिन ये जो वर्ब होते हैं ना ट्रांजिटिव, वो कहीं ना कहीं प्लेस या पोजीशन की बात कर रहे होते, तो स्टैटिव वर्ब है, मतलब स्टैटिव वर्ब जो ऑप्शन में नहीं है। तो इन सब के अंदर जो बेस्ट नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि बाकी को मार्क नहीं कर सकते। देखो, ट्रांजिटिव इसलिए मार्क नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। फ्रेजल वर्ब बिल्कुल है नहीं, और ऑक्सिलरी इसलिए मार्क नहीं कर सकते कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया क्रिया तब बनती है जब उसके साथ मेन वर्ब दी गई हो। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वही हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, हो रहा व्हाट आर स्कैंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज, ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया अभी तक का। इंटरजेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप कह सकते हो इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। The results are well above या below what we expected, ठीक है, the results are well above या below what we expected। तो क्या होगा ये well? एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, ठीक। देखो, the results are above या below what we expected, तो ये क्या है above या below, ये आपके हो गए प्रपोजिशन। well क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा। the results are well above या below the expectation होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, सीजर वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन इन अपोजिशन होगा। करीब क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताओ। देखो, सीजर वॉज डिक्लेयर्ड, सीजर वॉज डिक्लेयर्ड, तो सीजर इक्वल्स टू कौन, एम्परर है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तब होता ना जब कोई ऑब्जेक्ट यहां होता, नाउन फ्रेज हो ही नहीं सकता, दो वर्ड नहीं है, नाउन इन अपोजिशन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर एक ही बच सकता है, बनता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। नेक्स्ट आइए, आई हैव अ पेयर ऑफ रनिंग शूज, आई हैव अ पेयर ऑफ रनिंग शूज, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, मॉडिफायर होगा। एक सेंटेंस देखो, आई सॉ अ रनिंग डॉग, मैंने दौड़ता हुआ कुत्ता देखा। डॉग कैसा है, रनिंग, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आई हैव अ पेयर ऑफ रनिंग शूज, क्या शूज दौड़ते हैं, आपने कहा नहीं। रनिंग क्या, वो उनकी स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है, पर्पस। आप लिख सकते हो पर्पस, और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज which are used for running,
जो तैरने के लिए मतलब दौड़ने के लिए यूज होते हैं। तो जब ऐसे लिखोगे तो क्या बताओगे, पर्पस। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई पर्पस होता है बेटा, तो जो पर्पस होता है ना वो हमेशा नाउन होता है, पर्पस कभी एडजेक्टिव नहीं होता। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। इसमें बच्चे बी आंसर मार्क कर देते हैं क्योंकि उनको वैसा ही समझ आता है कि बी आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है बेटा, ए आंसर होगा, ध्यान से देख लो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर ना हुआ हो। एक तो आप लिख लो SLEEPING स्लीपिंग डॉग, और एक आप लिखो स्लीपिंग पिल। अब आपको इससे और क्लियर समझ आएगा। स्लीपिंग डॉग में डॉग कैसा है, स्लीपिंग तो ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन टैबलेट कैसी है, स्लीपिंग टैबलेट थोड़ी सी होती है। टैबलेट इज यूज्ड फॉर स्लीपिंग, पर्पस बताती है। तो पर्पस हमेशा नाउन होता है और क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नाउन होगा। ये थे 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, आप मुझे एक बार जरूर बताएं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे अलग क्या देख सकते हैं, डिटेल बेंचेस आपको देता है ये स्टडी प्लानर, ये आपको देता है स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट देता है। साथ के साथ बेटा आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, और आपको मिलते हैं फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेली क्विज़ेस, करंट अफेयर्स, ये सब आपको फ्री मिल जाता है। स्टे ट्यून्ड विद अस बेटा, हमारे साथ जुड़े रहें। साथ के साथ यू विल गेट फ्री वीकली, मंथली एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारी की सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ मिल जाती है। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टुडे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बेटा मतलब शेयर्ड विद लव, प्रोटेक्टेड विद ट्रस्ट, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ रहते हुए सिलेक्शंस लिए हैं। इसलिए कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और रात को 8 बजे क्लास होगी जिसमें हम बेसिक्स ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट क्लास ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।